एक महिला जो कभी माँ, कभी बेटी तो कभी पत्नी का किरदार निभाती हैं। ये वो हैं जो एक गृहिणी होने के साथ साथ देश के योगदान में अपनी भूमिका निभाती हैं। नमस्कार, मैं हूँ सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता का स्पेशल शो रूबरू, सिलसिला अनकही बातों का। आज हमारे साथ रूबरू में एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने अपने काम और लोकप्रियता से ना सिर्फ लोगों का दिल जीता बल्कि अपने औरत होने के साथ साथ दूसरी औरतों को भी बेहद प्रेरित किया। लगातार मेयर के चुनाव जीतकर इन्होंने अपना नाम एक अपराजित नेता की श्रेणी में दर्ज करा लिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं काशीपुर की मेयर श्रीमती उषा चौधरी जी की। वेलकम मैम, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रूबरू में। मैम, आपसे सबसे पहला सवाल मेरा जो आमतौर से मैं हर शख्स से पूछती हूँ जो रूबरू से जुड़ते हैं, आपका अब तक का सफ़र, शुरुआत से लेकर मेयर बनने तक का सफ़र, एक गृहिणी होने के साथ साथ राजनेता बनने तक का सफ़र, कैसा आपका बचपन रहा, फिर आपका टीनेज का दौर, कैसी रही आपकी जर्नी? जी, मैं आपको शुरुआत करती हूँ अपने बचपन से, क्योंकि जब बचपन आया तब टीनेज आई और टीनेज के बाद आगे मैं बढ़ी। बचपन मेरा, क्योंकि मैं एक पुलिस ऑफिसर की बेटी हूँ, तो जाहिर है कि बहुत जो बचपन मेरा बीता पूरा पुलिस वालों के बीच ही मेरा बचपन रहा और मैं हमेशा से निडर रही, इसी कारण निडर भी रही। धीरे धीरे क्यों मेरी जो एजुकेशन हुई, क्योंकि ट्रांसफ़र जॉब रहता है तो जगह जगह हुई, कभी बरेली, कानपुर, झांसी, अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग स्कूल्स मैं वहाँ पढ़ी। और जब मैं टीन एज से थोड़ा आगे आई, बट टीन एज से पहले ही मैंने एक खिलाड़ी के रूप में मुझे शौक़ था, क्योंकि खेलने का मैंने राष्ट्रीय स्तर तक की मैं खिलाड़ी रही। और जब मैं डिग्री कॉलेज में आई, क्योंकि मैं कोएड में पढ़ती थी, तो वहाँ ये छोटे साल में एक बार चुनाव जरूर होते थे। तो उन चुनावों को जब मैं देखती थी तो एक साल तो मैं कुछ नहीं बोली, लेकिन दूसरे साल ऐसा होता है कि कहीं ना महिलाओं का प्रतिनिधित्व हर जगह करना ही होता है। तो वहाँ भी एक सीट महिलाओं की थी, तो ऐसे ही विचार बना और छोटा सा एक बहुत हमने कहा नहीं भाई, इस बार तो हमें भी आपको लेना ही होगा। और वहाँ से मेरी थोड़ी सी शुरुआत मेरी हुई। उसके बाद शादी हो गई। शादी होने के बाद जब मैं यहाँ आई तो क्योंकि हमारा सामूहिक परिवार था, सामूहिक परिवार की अपनी एक जिम्मेदारियाँ होती हैं। धीरे धीरे बच्चे हुए, अपने बच्चों का पालन पोषण में लगी रही। और अचानक 2003 का वो समय है जो मेरे लिए बहुत ही सुखदायी समय रहा कि यहाँ पर एक महिला सीट नगर पालिका के लिए आया, रिजर्व थी, महिला रिजर्व थी। और उस रिजर्व में मैं तो अचानक घर में ही थी, मुझसे पूछा गया, कुछ विचार हुआ होगा कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। मेरे पास एक फ़ोन आया तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल, लेकिन मुझे आप 5 मिनट का समय दीजिए। उसका कारण था क्योंकि मैं एक सामूहिक परिवार में रहती थी, मेरी मदर इन लॉ भी थी मेरे साथ। तो मैंने जल्दी से जाके उनसे पूछा, मैंने कहा आप बताइए, मेरे पास ऐसा एक फ़ोन आया है, बताइए अम्मा जी मुझे क्या करना है। आप जैसा कहेंगे मुझे ऐसा ही करना है, क्योंकि अब मैं दिन भर आपके पास रहती हूँ। अगर मान लीजिए मैं अगर राजनीति में जाती हूँ तो मैं आपको समय नहीं दे पाऊँगी। उन्होंने शहर से ने कहा नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, अगर तुम्हें कोई चांस मिल रहा है तुम उसको स्वीकारो। और मैंने 5 मिनट बाद फिर फ़ोन करके कहा कि नहीं, मैं तैयार हूँ। और इस तरीके से मेरा राजनीतिक जीवन 2003 में शुरू हो गया। यानी आपकी प्रेरणा आप खुद भी बनी और साथ में परिवार का भी सपोर्ट लिया। यदि परिवार का सपोर्ट ना होता तो शायद मैं आज यहाँ ना होती। शुरू से ही मदर इन लॉ का, देवर, जेठ, सभी लोगों ने, मतलब किसी ने भी कभी ये नहीं कहा कि नहीं ये जो क्यों राजनीति में जा रही हैं। तो अब बच्चों का भी जहाँ तक था, जब बच्चे आते थे बच्चों को देखना, तो सामूहिक परिवार में यही सबसे एक बड़ा फ़ायदा होता है कि हम लोग बेफिक्र हो जाते हैं, हमारे बच्चों का पालन पोषण भी बहुत अच्छी तरह से हो जाता है। आप जब से राजनीति में आई हैं, कुछ ऐसी कठिनाइयां जो आज आप जिक्र करना चाहें, खासकर जो आपने इसलिए फेस की क्योंकि एक महिला हैं आप, क्योंकि महिलाओं के लिए बहुत सारे चैलेंजेस हो जाते हैं जब वो किसी भी फील्ड में उतरती हैं, तो आप अगर कुछ उन चैलेंजेस का जिक्र आज कर सकें हमारे साथ। देखिए, मुझे वो कहा गया जो अर्जुन के लिए
जो कृष्ण जी ने कहा था, कर्मण्य का रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। ये शब्द मेरे जहन में हमेशा थे और यही था कि अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो जब तक आपके सामने चुनौतियाँ नहीं होंगी, अब जब तक आप चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे तब तक शायद आप कुछ आगे कर भी नहीं पाएंगे। और कोई भी चुनौती हो, मैंने नहीं समझा कि मेरे लिए कोई चुनौती बहुत बड़ी है। हाँ, चुनौती जब आती है तो थोड़ी परेशानी ज़रूर होती है, लेकिन सबका जब सहयोग होता है, अपने साथ काम करने वाले अधिकारियों का होता है, कर्मचारियों का होता है और परिवार का भी, तो ये जब सब सहयोग होता है तो कोई भी चुनौती क्यों ना हो, सब चुनौतियाँ बहुत जल्दी उन सब की जो समाधान हम लोगों को आपस में ही ढूंढने पर मिल जाता है। तो मैं ऐसा नहीं समझती कि मुझे बहुत बड़ी चुनौतियों का सामना करना हो। पता नहीं कब कोई चुनौती आई और कब निकल गई, मुझे पता भी नहीं चला मुझे। तो यानी मुश्किलें थी लेकिन आप अपनी सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते गए हमेशा। नकारात्मक तो मैं हमेशा सबको, ये भी जो हमारी नई जनरेशन है, मैं उसको भी हमेशा ये कहती हूँ कि हमेशा आशावादी बनो। नकारात्मकता कभी भी अपने पास मत आने दो। यदि हम हृदय से टूट गए तो शायद हम कभी भी सकारात्मक सोच को अपनी नहीं ला पाएंगे। जी, आज आप काशीपुर को एक विकास के क्षेत्र की तरह देखती है, आपकी पूरी जिम्मेदारी के साथ आप आगे बढ़ रही हैं, उसके विकास पर फोकस कर रही हैं। तो आने वाले भविष्य की अगर हम बात करें तो आप किस स्थान पर काशीपुर और उसके विकास को देखती हैं, या आपके क्या प्लान्स हैं भविष्य में? देखिए, मैं काशीपुर के विकास को 2003 से निरंतर फेस कर रही हूँ। बीच में 2008 से 2013 तक का जो फासला मेरा रहा वो ऐसा रहा कि मैंने देखा तो, लेकिन क्योंकि मैं नगर पालिका में, उस टाइम नगर पालिका हुआ करती नहीं थी मैं। उसके बाद यहाँ पर निगम बना और निगम बनने के बाद जब मैं आई तो निश्चित ही बहुत चुनौतियाँ थीं मेरे समक्ष, काम करने की चुनौतियाँ थीं। और नगर पालिका से निगम जब बनता है तो जो अपेक्षाएं होती हैं, जन भावनाएं जो होती हैं, वो बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। उन जन भावनाओं को कैसे फेस करना है, कैसे उन तक वो सभी सुविधाओं को पहुंचाना है जो शायद उनकी एक मांग होती है, इसको लेकर जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ साथ हमें जन सहयोग भी मिलता है। तो इन सब को लेकर हम आगे निरंतर बढ़ते ही रहते हैं, कोई परेशानी हमें नहीं होती है। और सपना जब तक इंसान नहीं देखता तो शायद आगे भी नहीं बढ़ सकता। मुझे हमेशा अब्दुल कलाम जी की एक बात हमेशा ये याद रहती है और वही मेरे प्रेरणा का एक कारण भी बनता है कि जो स्वप्न देखो, सोते हुए जो स्वप्न देखे जाते हैं वो जागृत अवस्था में हम भूल जाते हैं, और जागृत अवस्था में जो स्वप्न देखे जाते हैं उनको पूरा करने की प्रेरणा और क्षमता और साहस हमारे अंदर स्वयं ही आ जाता है। इसी सब को लेते हुए मैं आगे बढ़ी। और शहर का विकास कौन नहीं चाहता, मेरा भी एक स्वप्न है कि मेरा शहर सुंदर हो, अच्छा हो, और इसके लिए मैंने निरंतर प्रयास भी किया। जितना भी जो भी हमें सरकार के द्वारा फंड मिला या अभी भी मिल रहा है, उसके द्वारा जितना भी अधिक से अधिक कार्य हम करा सकते हैं वो हम कार्य करा रहे हैं। जैसे हमारे यहाँ शौचालयों की कमी थी, शौचालयों का निर्माण है, सड़कों, जगह जगह सड़कों का बनाना है, स्वच्छता के क्षेत्र में हमें कैसे आगे बढ़ना है, कैसे नई नई स्कीम को हमें अपना लाना है। पहले में और अब में बहुत परिवर्तन आया है, और कहते हैं ना कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हम भी जब कोई कार्य करते हैं तो निश्चित ही परिवर्तन आना बहुत ज़रूरी है। तभी हम आगे बढ़ सकते हैं जब हम एक परिवर्तन के साथ और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे तो जितने भी कार्य जो हम सोचते हैं अपने शहर के लिए उनको हम अवश्य कर पाएंगे। यानी आपका विजन बहुत क्लियर है आगे के लिए। मैम, आज के वक्त में महिला सशक्तिकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है, खासकर जब लड़कियों की, महिलाओं की सुरक्षा की बात आती है। तो आपने अपने नेतृत्व में इस मुद्दे पर क्या सोचा है, अपने शहर के लिए, दूसरी जगहों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए, आपकी अपनी सोच? आपकी बात बिल्कुल सत्य है कि महिला सुरक्षा, लेकिन मैं ये कहूँगी कि आज ज़माना वो नहीं रहा कि महिला गुड़िया की तरह बैठी रहती है
और आपके सामने वाला आपको कुछ भी कहकर चला जाए और आप शांत होकर बैठ जाएंगे। तो स्वयं में आज इतना महिला खुद सशक्त है, क्योंकि जहाँ आता है शिक्षा, एजुकेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जो एजुकेशन प्राप्त कर लेता है निश्चित ही उसके अंदर स्वयं आत्मविश्वास आता है, और इसी के कारण हम अपनी सुरक्षा को करने में स्वयं सक्षम भी हो पाते हैं। निरंतर आज देख रहे हैं कि चाहे वो खेल का क्षेत्र हो, चाहे वो कैसा भी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आज महिला सर्वोपरि है। तो सुरक्षा हम स्वयं जब सक्षम हैं और हमारे अंदर ये आत्मविश्वास है कि हमें कोई छू भी नहीं सकता, ये सबसे बड़ी पहले सुरक्षा हमें करनी पड़ेगी। और दूसरा, जो आजकल मैं देख रही हूँ जो फेसबुक के माध्यम से जो दोस्त बनाए जाते हैं, वहाँ बच्चियाँ अक्सर धोखा खा रही हैं। बस मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि आप फेसबुक भी इस्तेमाल कीजिए, कुछ भी करिए, देखिए उसको, लेकिन सुरक्षा के दायरे में। कहीं जो बात करते हैं, कभी भी किसी के जो भी बात है वो अपने पेरेंट्स से कभी नहीं छुपानी चाहिए। अपने पेरेंट्स को बताइए, कहीं जाना है, जिस जगह जाना है, यदि आप इस तरीके से काम करेंगे तो निश्चित ही आप हमेशा सुरक्षित रहेंगी। जी बिल्कुल, क्योंकि महिलाओं की बात हो रही है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि आज हमारे देश की महिलाएं न सिर्फ देशी स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितना उभर कर आ रही हैं। फिर चाहे वो निर्मला सीतारमण जी हों या सौम्या स्वामीनाथन जी हों या बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाओं को प्रेरित करती हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो पुरुषों के कंपैरिजन में हम देखें तो महिलाओं का जो योगदान है वो थोड़ा कम है, इनफैक्ट बहुत कम है। तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसा क्यों है, इसकी खास वजह, या आप अपने अकॉर्डिंग क्या चेंज लाकर इस चीज़ को बदल सकती हैं आने वाले भविष्य में? हम सब जानते हैं कि पूरी आबादी की आधी महिलाएं हैं, और आधी महिला होने का मुझे बहुत गर्व है कि उन आधी आबादी की आधी महिलाओं में से मैं भी एक हूँ। और गर्व उन बेटियों पर होता है जो हमारी आगे आने वाली जनरेशन है। अभी हम लोगों ने देखा भी और सुना भी कि हमारे कोई भी अपने बच्चों को ऐसे दुर्गम जगहों पर नहीं भेजना पसंद नहीं करते थे। बच्चियों को शायद मन में ये भाव था कि वो लड़की है। सबसे पहले तो हमें ये मन से ये भाव अपना हटाना होगा कि मैं लड़की हूँ। अभी हमने देखा कि लड़ाकू विमान में हमारी 3 लड़कियाँ गईं, तो वो भी तो लड़कियाँ हैं, महिलाएं हैं। तो इसी तरह से एक बढ़ने का एक माध्यम है। महिलाओं को वो आगे बढ़ती रहेंगी। हमारी जो अर्थशास्त्री, हमारी विदेशों में जाके जो महिलाएं हैं, आज वो कितना वो भारतवासी हैं, चाहे वो भले ही विदेश में बस गए हों, लेकिन आखिर वो है तो भारतवासी, और वहाँ पर भी वो आज अपना परचम लहरा रही हैं। तो मैं यही कहूँगी कि हाँ, धीरे धीरे हर क्षेत्र में महिलाओं का समावेश होता जा रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगी वो महिलाओं की अपनी क्षमता के कारण हो रहा है। यदि उनके अंदर क्षमता है वो तभी आगे आ पा रही हैं, और आने वाले समय में निश्चित ही कहीं ना कहीं सरकारें भी इस ओर प्रयास कर रही हैं कि आधी आबादी जो महिलाओं की है उनका भी कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में योगदान होना चाहिए, और अवश्य होना चाहिए। क्योंकि अब पुरुष ही सक्षम नहीं है, महिला को मैं समझती हूँ उनसे कहीं अधिक सक्षम है आने वाली जनरेशन हमारी। मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि आने वाली जनरेशन बहुत हमारी जो है सक्षम है कार्य करने में, हर तरह की चुनौतियाँ स्वीकार करने का दमखम रखती हैं। तो इसलिए उन महिलाओं को आगे आना चाहिए और हमारी सरकारों को इस पर ध्यान भी देना चाहिए। ये संदेश आपका हमारी महिलाओं के लिए है, बच्चियों के लिए है। जी, आज हमने आपके सफ़र की बात की, आपके सक्सेस की बात की, किस तरह से आप राजनीति में उतरी, और मुझे पूरी आशा है हमारे आज के इस इंटरव्यू को देखकर बहुत सारी महिलाएं प्रेरित हुई होंगी। तो आज की जो हमारी ख़ास अतिथि श्रीमती उषा चौधरी जी, जिन्होंने पिछले 18-19 सालों में अपने देश के लिए, अपने शहर के लिए एक अहम भूमिका निभाई, अपने शहर के लोगों के और उनके विकास के लिए एक अहम भूमिका निभाई। आज के लिए इतना ही। अब वक्त हो गया है जाने का। मैं सादिया नूर जल्द लौटूंगी एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए बने रहिए ज्ञान वार्ता के साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।